6 वर्ष का अंतराल बहुत होता है। 6 वर्षों में बहुत कुछ बदल जाता है। इन 6 वर्षों में गीतांजलि शाह और धीरज के घर लक्ष्मी के रूप में मान्या ने जन्म लिया। शालिनी अपने बेटे बॉबी के साथ नैनीताल के एक प्रतिष्ठित स्कूल में वार्डन के पद पर काम करने लगी थी। धीरज शाह के बहुत जिद करने पर गीतांजलि ने भी कानून की डिग्री हासिल की और धीरज शाह के साथ उसके चैम्बर में बैठने लगी। एक तो गीतांजलि का वैसे ही बहुत तेज दिमाग था और क्योंकि धीरज शाह घर पर उसके साथ सारे मुकदमे डिस्कस करता था, इसलिए क्रिमिनल मामलों में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। कुछ ही दिनों में गीतांजलि को नाम और प्रसिद्धि भरपूर मिलने लगी। प्रारंभ में धीरज शाह गीतांजलि को अपने पास आए कम पेचीदा केस सौंपने लगा, लेकिन जल्दी ही गीतांजलि की कार्यप्रणाली और केसेस में उसकी सफलता प्रतिशत को देखकर मुवक्किल उसी से केस लड़वाना पसंद करने लगे। धीरे धीरे धीरज को कम केस मिलने लगे। कुछ क्लाइंट्स धीरज को नज़रअंदाज भी करने लगे। धीरज ने पहले तो इस सब को सही तौर पर लिया, लेकिन जल्द ही वो अहम का शिकार हो गया। अब उसे गीतांजलि की प्रसिद्धि से जलन होने लगी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी में मनमुटाव का प्रमुख कारण लोग बन जाते हैं। गीतांजलि शाह और धीरज शाह की सफलता को देखकर सभी वकील उनसे ईर्ष्या करने लगे और वो किसी भी तरह उनमें फूट और डिफरेंस पैदा करना चाहते थे। वो लोग किसी भी तरह इन दोनों के सुखमय जीवन में दरार पैदा करना चाहते थे। सीनियर होने के कारण धीरज शाह पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गया था। प्रायः गीतांजलि शाह उसके सामने डिफेंस लॉयर के रूप में खड़ी होती थी। एक केस था सरकार बनाम डिम्पल। डिम्पल ने जाने माने उद्योगपति शेखर वर्मा का खून कर दिया था और उसके छोटे भाई दिनेश के कंधे में गोली मारी थी। धीरज शाह शेखर की कंपनी जेके इंडस्ट्रीज़ के पैनल पर थे। शेखर के घर उनका आना जाना था और उनके सभी केस में एडवोकेट धीरज शाह ही रहा करते थे। शेखर के डैडी माधव वर्मा ने अपने घर एक मीटिंग रखी, जिसमें शेखर की पत्नी सारिका वर्मा और शेखर के भाई दिनेश वर्मा सम्मिलित हुए। सभी ने एक स्वर में धीरज शाह से अनुरोध किया कि उन्हें डिम्पल के लिए सजाए मौत से कम मंजूर नहीं है। शेखर के डैडी ने कहा, डिम्पल हमारे घर के दोनों चिरागों को मिटा देना चाहती थी। दिनेश के कंधे और शेखर के सीने में गोली मारी है उसने। हमारा परिवार डिम्पल को कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम्हें शेखर और दिनेश को इंसाफ दिलाना है। धीरज ने कहा, अंकल आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें। जैसा आप चाहते हैं कि डिम्पल को फांसी या उम्र कैद की सज़ा हो, वो अवश्य उसे मिलेगी। यह मेरा आप लोगों से वादा है। अव्वल तो डिम्पल की तरफ से कोई वकील अपीयर ही नहीं होगा और अगर हुआ भी तो मैं उसे देख लूँगा। आप लोग निश्चिंत रहें। धीरज शाह ने घर आकर देखा डिम्पल की माताजी और उसका छोटा भाई बैठे हुए थे। उन लोगों के जाने के बाद धीरज शाह ने गीतांजलि से पूछा, कौन थे ये लोग? क्यों आए थे ये लोग? धीरज, ये डिम्पल के मम्मी और छोटा भाई थे। डिम्पल के केस के लिए इन लोगों ने मुझे वकील नियुक्त किया है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम जानती हो ना, मैं जेके इंडस्ट्रीज़ का अधिकृत एडवोकेट हूँ और उनके पैनल पर हूँ। उस लड़की डिम्पल ने महज 5 लाख रुपयों के लिए शेखर को जान से मार डाला और दिनेश के कंधे में गोली मारी है। वो अभी भी घायल अवस्था में है। मैं आज ही उन लोगों को विश्वास दिलाकर आया हूँ कि मैं डिम्पल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा कर ही रखूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कहने पर कोई भी वकील डिम्पल की तरफ से केस नहीं लड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस केस से हाथ खींच लो। धीरज, तुम न जाने कितनी इंडस्ट्रीज़ के पैनल पर हो। मुझे पता नहीं था कि तुम जेके इंडस्ट्रीज़ के भी एडवोकेट हो। ठीक है धीरज, अगर तुम कहते हो तो मैं ये केस नहीं लड़ूंगी, लेकिन उस कसम का क्या होगा जो हमने वकालत की डिग्री लेते हुए ली थी कि हम गरीब, बेसहारा
और निर्दोष लोगों को यथासंभव न्याय दिलाएंगे। जिस लड़की ने 2 आदमियों पर गोली चलाकर एक को मार डाला और दूसरे को घायल कर दिया, वो तुम्हारी नज़रों में बेगुनाह है? धीरज, कातिल की पहचान मुझे भी है। वह मासूम सी लड़की जिसका पापा लकवे का मरीज है, माँ और भाई को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, वो लड़की कातिल हो सकती है? नहीं। मंगल को उसे जज साहब की कोर्ट में पेश किया गया। कैसे बिलख बिलख कर जज साहब के सामने वो अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही थी, ये मुझे ही मालूम है। काश तुमने मुझे घर की 4 दीवारी में कैदी रहने दिया होता तो अच्छा होता। मैं घर के दरवाजे बंद कर देती ताकि मुझे उन मजलूमों की चीख पुकार सुनाई ही नहीं देती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें केस न लेने का कहकर तुम पर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा हूँ। लो, उस मजलूम का केस लो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे उसे बेगुनाह साबित करती हो। अगर 10 मिनट के अंदर मैंने उसे कातिल और तुम्हारे केस की धज्जियाँ न उड़ा दी तो कहना। तुम बहुत बड़े वकील हो, ऐसा कर सकते हो, पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अपने पति से हार भी जाऊंगी तो कौन सा मेरी किरकिरी हो जाएगी। कोर्ट में कटघरे में डिम्पल को बुलाया गया। धीरज शाह पूरे जोश में थे। उसने डिम्पल से पूछा, देखो, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन ऑनरेबल जज साहब और मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं जो भी सवाल पूछूं उसका जवाब मुझे तुरंत हाँ या ना में चाहिए। हाँ तो बताओ, तुम्हारे बैग से पुलिस ने 5 लाख रुपए बरामद किए थे या नहीं? जी वो पैसा। तुम बात को घुमा रही हो डिम्पल। हाँ या ना में बताओ, तुम्हारे बैग से 5 लाख रुपए रिकवर हुए कि नहीं? जी हुआ था। तुमने शेखर की ड्रॉस से उनकी रिवॉल्वर निकाल ली थी, ये बात सही है? जी सही। जब शेखर और उसके भाई दिनेश ने तुमसे रिवॉल्वर छीननी चाही तो तुमने उन दोनों पर गोली चला दी, गलत या सही? डिम्पल सिर्फ 21 साल की थी, अदालत में पहली बार पेश हुई थी और बहुत घबराई हुई थी। जी। धीरज शाह ने डांटते हुए कहा, क्या लगा रखी है जीजी, इतने भोली मत बनो। मैं जानता हूं कि तुमने नकाब के पीछे एक अपराधी डिम्पल को छुपा रखा है। तुमने एक आदमी का खून कर दिया और दूसरे को घायल। बताओ, तुमने गोली चलाई कि नहीं? घबराहट में चली होगी। मुझे पता नहीं कब गोली चल गई और शेखर को लग गई। दिनेश वहाँ था ही नहीं, वो बाद में आया था। धीरज शाह ने रामदयाल ऑफिस पियन को गवाह नंबर 1 बनाया। उससे पूछा, क्या हुआ था दिवाली की उस रात को? उस रात शेखर सर अपने भाई दिनेश और डिम्पल के साथ आए और मुझसे कहा, जाओ 3 गिलास में पानी लेकर आओ। मैं पानी लेने चला गया। जब वापस आया तो मैंने सुना डिम्पल मैडम शेखर सर को धमका रही थी, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम पर गोली चला दूंगी। शेखर साहब और दिनेश ने डिम्पल को समझाया, हमें शक है कि तुमने शेखर की ड्रॉस से 5 लाख रुपए निकालकर अपने बैग में रख लिए हैं। हमें बैग की तलाशी ले लेने दो, हम तुम्हें बिना तलाशी लिए नहीं जाने देंगे। ऐसा मत करो, नहीं तो हमको पुलिस बुलानी पड़ेगी और पुलिस तुम्हें इसकी सज़ा देगी। डिम्पल मैम को रोकने मैं गेट खोलकर अंदर आ गया, तब भी डिम्पल मैम ने 2 गोलियां चलाई। एक शेखर साहब की छाती में लगी और दूसरी दिनेश साहब के कंधे में। मैं डिम्पल मैम को पकड़ता इससे पहले ही शेखर साहब डिम्पल मैम पर गिर गए और डिम्पल मैम उनके नीचे दब गई। इसके बाद दिनेश सर ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस डिम्पल को गिरफ्तार करके ले गई। रामदयाल के बयान के बाद धीरज ने कोर्ट को बताया, योर ऑनर, केस बिल्कुल साफ है। डिम्पल ने माना है कि उसने शेखर की ड्रॉस से रिवॉल्वर और 5 लाख रुपए निकाले। शेखर और दिनेश पर गोली चलाई, मकसद था 5 लाख रुपया।
डिम्पल ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अपराध किया है और यह किसी भी दशा में नरमी की हकदार नहीं है। इसको सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। गीतांजलि ने खड़े होकर कहा, योर ऑनर, इस कम उम्र की लड़की से इतनी सख्ती से पूछताछ करना मेरे काबिल मित्र को शोभा नहीं देता। डिम्पल, तुम बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल नॉर्मल होकर कोर्ट में सच्चाई बयान करो। कुछ देर बाद बिल्कुल नॉर्मल होकर डिम्पल ने यह बयान दिया। जज साहब, आज से 1 साल पहले 21 जुलाई को मुझे साक्षात्कार के लिए जेके इंडस्ट्रीज़ बुलाया गया था, जहां मैंने कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आवेदन किया था। यहाँ मुझसे बहुत अधिक तजुर्बे वाले अभ्यर्थी थे। यहाँ मेरा चयन तो नहीं हुआ, लेकिन एमडी शेखर वर्मा मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। बाद में उन्होंने मुझे बुलाकर बताया कि कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर आपका चयन नहीं हो पाया है, लेकिन आप हमारे पैनल में हैं। मैं आपको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। आपको इंडस्ट्री आने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे समय समय पर संपर्क करता रहूँगा। कंपनी की बड़ी बड़ी डील, बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क करना आदि में मैं आपको अपने साथ रखूँगा और उसकी एवज में मैं आपको 50,000 मंथली देता रहूँगा। बोलिए, मंजूर है? और मैं एकदम तैयार हो गई जज साहब। शेखर की उम्र मुश्किल से 28 वर्ष होगी। उसका व्यक्तित्व देखने में बहुत अधिक आकर्षक था। 2-3 मुलाकातों में ही शेखर मुझसे काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया था। मैंने महसूस किया कि वो काम से अधिक मुझ में दिलचस्पी ले रहा था। मुझे भी शेखर बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं उसके साथ घर बसाने के सपने भी देखने लगी थी, योर ऑनर। शेखर बात बात पर मेरी प्रशंसा करता। वो कहता, तुमसे सुंदर मैंने अपने जीवन में कोई लड़की नहीं देखी। कभी कहता, भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बनाए रखता है। तुम्हारे गाल में हल्के हल्के डिम्पल है, इसीलिए घर वालों ने तुम्हारा नाम डिम्पल रखा होगा। किसी फॉरेन पार्टी से उसे गोवा में मिलना था, जिसके लिए वो मुझे अपने साथ गोवा ले गया। वहाँ जाकर मैंने होटल में अलग कमरे की डिमांड की। शेखर ने कहा, अपने लिए अलग कमरा क्यों मांग रही हो? आज तो हजारों स्त्री पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। थोड़ा तो मॉडर्न बनो डिम्पल। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती हमें अलग अलग ही रहना चाहिए। शेखर ने मेरे साथ जाकर एक मंदिर में बाकायदा शादी की। मैंने कहा, यह क्या, शादी हुई न बैंड बाजा, न तुम्हारे घर वाले न मेरे घर वाले। जल्दबाजी मत करो शेखर। अगर वास्तव में मुझे चाहते हो तो घर वालों से मेरा हाथ मांग लो। शेखर ने उस दिन मुझ पर दबाव बनाकर मीठी मीठी बातें करके वो सब कुछ किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। लेकिन उसके बाद शेखर बार बार दबाव बनाता रहा, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आई। मैंने उसे स्पष्ट कह दिया, अगला कदम हम घर वालों की मर्जी से ही उठाएंगे। मेरे पापा के ब्रेन का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर 4 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। मैंने सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ दिया और पापा का ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में कराने का निर्णय लिया। बातों बातों में एक दिन शेखर को पता चल गया और वह मुझसे कहने लगा, इतना पराया समझ लिया तुमने मुझे? परसों दिवाली है, तुम फैक्ट्री आ जाना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा। रात के 8 बजे वो मुझे अपनी फैक्ट्री ले आया। रास्ते में हर ओर रोशनी और बम पटाखे छूट रहे थे। वो रास्ते में बोला, मैं तुम्हारी दिवाली रोशनी से भर दूंगा। दिवाली के कारण उस रोज़ फैक्ट्री बंद थी। गेट पर सिक्योरिटी के कुछ गार्ड से गेट से फैक्ट्री तक रोशनी ही रोशनी थी और फैक्ट्री में इक्का दुक्का वर्कर ही दिखाई दे रहे थे। शायद इमरजेंसी सर्विस वाले रहे होंगे। रिसेप्शन पर एक पियोन बैठा था। उससे शेखर ने कहा, हम लोग कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, किसी को अंदर नहीं आने देना। योर ऑनर, शेखर मुझे अपने शानदार ऑफिस में ले आया और मुझे अपने आलिंगन में लेता हुआ बोला, कब है तुम्हारे पापा का ऑपरेशन? मैंने बताया
कि पापा का ऑपरेशन कल है। इसका मतलब अभी समय है, तो क्यों ना थोड़ा प्यार ही कर लिया जाए। प्यार नहीं शेखर, पहले मैं पापा के काम से निपट जाऊं, उसके बाद में देखा जाएगा। शेखर बोला, दिवाली पर मैं तुम्हें खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। चलो पहले तुम्हारी जेब गर्म कर देता हूँ। जज साहब, यह कहकर शेखर ने अपनी मेज़ की ड्रॉज खोलकर उसमें से रुपयों की 10 गड्डियाँ निकाल कर मुझे देते हुए कहा, लो गिन लो, पूरे 5 लाख है। मैं काफ़ी खुश हुई। मैंने देखा शेखर की ड्रॉज में एक पिस्तौल भी रखी थी, शायद उसकी सुरक्षा के लिए। मैंने कहा, आओ चलते हैं, मम्मी को खुशखबरी भी देनी है और दिवाली भी मनानी है। शेखर ने सोफे पर बैठते हुए मुझसे कहा, और मेरी दिवाली का क्या मेरी दिवाली नहीं मनवाओगी? आओ यहाँ बैठते हैं, थोड़ा प्यार कर लें। आफ्टर ऑल हमें भी तो दिवाली मना लेने दो। मुझे शेखर के इरादे सही नहीं लग रहे थे। उसी समय धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर शेखर का छोटा भाई दिनेश भी आ गया और गुस्सा करते हुए बोला, क्या हो रहा है? यहाँ ऐसे फैक्ट्री चलाओगे भाई? घर पर भाभी और बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? क्या इस लड़की को मालूम है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे हैं? फैक्ट्री के सारे काम हाथ में लेकर तुम फैक्ट्री को लूट रहे हो और मुझे अधरा सा मैनेजर बना रखा है। दिनेश की बातें सुनकर मेरी तबीयत बहुत तेज़ी से बिगड़ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शेखर मेरे साथ इतना बड़ा छल करेगा। मन ही मन मैंने सोचा, तो यह शेखर का असली रूप? शेखर ने भी गुस्सा होते हुए कहा, तेरी इतनी मजाल, साले, बिना सोचे अनाप शनाप बकता जा रहा है, मरना चाहता है क्या? ये कहकर शेखर ने दिनेश को 2-4 चांटे रसीद कर दिए और धक्का देकर अपने ऑफिस से निकालने लगा। दोनों भाइयों में ज़बरदस्त लड़ाई होने लगी। मैंने बिना पैसे लिए वहाँ से निकलने का प्रयास किया, लेकिन शेखर ने मुझे जाने ही नहीं दिया। शेखर ने धक्का देकर दिनेश को कमरे से बाहर निकाल दिया और चटकने लगाने लगा। न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने शेखर की ड्रॉज से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और कहा, शेखर प्लीज़, आज मुझे जाने दो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अपना पैसा अपने पास रख लो, तुमने मेरे साथ इतना छल किया है, मुझे धोखा दिया है। दिनेश ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे आज के बाद ना तो तुम्हारी नौकरी करनी है और ना ही तुमसे कोई संबंध रखना है। शेखर बोला, पैसा लो चाहे ना लो, संबंध रखो चाहे ना रखो, पर आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें हासिल करके ही मानूंगा। मैंने रिवॉल्वर उसकी ओर करते हुए कहा, अगर आगे बढ़े तो गोली चला दूंगी। बेकार की कोशिश मत करो, रिवॉल्वर लॉक है। तुम्हें लॉक खोलना आता है? नहीं ना? ये कहता हुआ शेखर मेरे काफ़ी निकट आ गया। मैं बहुत घबरा गई थी। तभी जोर का धमाका हुआ और नौजवान शेखर मेरे ऊपर आ गिरा। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं अपने होश खोती जा रही थी। मैं शेखर के नीचे दबी हुई थी और मुझे बड़ी मुश्किल से सांस आ रही थी। बेहोशी खत्म होने के बाद मैंने देखा पुलिस कमरे में आई हुई थी और उन्होंने मेरे बैग से शेखर के दिए हुए 5 लाख रुपए बरामद कर लिए थे। मैंने उनसे बहुत कहा कि ये पैसे शेखर ने मुझे दिए थे, पर वो नहीं माने और मुझे गिरफ्तार करके ले गए। गीतांजलि शाह के कहने पर रामदयाल को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। रामदयाल, ये बताओ, ये झूठी कहानियाँ बनाने और सुनाने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए गए हैं? जी, मैंने किसी लालच में नहीं, जो सच है वही बताया है। तुम बता रहे हो कि तुम ऑफिस में 3 गिलास पानी लेकर आए थे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में केवल 2 गिलास मिले हैं, तो बताओ तीसरा गिलास कहाँ गया? जी, मुझे याद आया, दो गिलास ही लाया था मैं पानी। अच्छा रामदयाल, ये बताओ, इन तीनों में से कौन कौन बैठा हुआ था और कौन कौन खड़ा हुआ था? इस सवाल पर रामदयाल चक्कर काट गया। वह कभी धीरज शाह की ओर देखता और कभी जज साहब की ओर। फिर सोचकर बोला, जी, शेखर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, दिनेश साहब सोफे पर बैठे हुए थे और डिम्पल मैम उनके सामने खड़ी हुई थी। चलो, इस सवाल का जवाब तो तुमने सही दिया है। अब ये बताओ
कि तुम्हारे घुसते ही डिम्पल मैम ने गोली चला दी थी? जी बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गोली लगने के बाद शेखर साहब अपनी कुर्सी से उठे, डिम्पल मैम के सामने आए और डिम्पल मैम को लेकर उसके ऊपर गिर गए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें सामने से धक्का दिया जाए या गोली मारी जाए तो तुम पीछे को गिरोगे या आगे गिरोगे? जी पीछे को गिरूंगा। इस सवाल का जवाब तुमने ठीक दिया है। फिलहाल जाओ, कुछ और पूछना होगा तो तुम्हें दोबारा बुला लिया जाएगा। दिनेश वर्मा ने अपने बयान में बताया, दिवाली वाले दिन डिम्पल का शेखर भाई को फ़ोन आया। दिवाली मनाने के लिए उसे कुछ पैसा चाहिए था और उसने कहा अगर आप दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भाई ने कहा ठीक है, कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुंच रहे हैं, तुम भी आ जाओ। कुछ कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला है, अतः हम लोग 5 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री आए। वहाँ डिम्पल पहले से ही मौजूद थी। भाई ने 5 लाख रुपए अपनी मेज की ड्रॉज में रख दिए और डिम्पल को ऑफिस में छोड़कर हम सिक्योरिटी को निर्देश देने बाहर आ गए। जब हम पुनः ऑफिस में पहुंचे तो भाई ने बताया उसकी ड्रॉज से 5 लाख रुपए और रिवॉल्वर नहीं, गायब हैं। हमने इधर उधर तलाश किया लेकिन हमें 5 लाख और रिवॉल्वर नहीं मिली। इसी बीच बार बार डिम्पल कहने लगी मैं घर जा रही हूँ, घर पर दिवाली मनानी है, एडवांस कल ले लूँगी। हमें उस पर शक हुआ और हमने कहा अपना बैग दिखाओ, उसमें क्या है, कहीं भूल से रुपए या रिवॉल्वर तुमने अपने बैग में तो नहीं डाल लिए। लेकिन डिम्पल अपना बैग दिखाने को तैयार नहीं थी। शेखर भाई ने कहा देखो डिम्पल, हम तुम्हें बिना तलाशी लिए तो हरगिज़ नहीं जाने देंगे। इस पर डिम्पल नाराज़ हो गई और गुस्से में बोली तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अगर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम लोगों को बदनाम कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है, पहले तुम शोर मचा कर देख लो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, देखता हूँ तुम कैसे शोर मचाओगी। इस पर डिम्पल ने रिवॉल्वर निकाल ली और बोली हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगी। उसी समय राम दयाल पानी लेकर आ गए। डिम्पल ने शेखर भाई और मुझ पर गोली चला दी। शेखर भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस आई और पुलिस डिम्पल को गिरफ्तार कर ले गई। गीतांजलि ने मन ही मन सोचा कि मर्डर की इतनी लचर स्टोरी धीरज शाह तो बना नहीं सकता। उसे ख्याल आया कि धीरज शाह समझ गया है कि डिम्पल निर्दोष है और आदतन वह कभी भी दोषियों का साथ नहीं देता। गीतांजलि ने दिनेश से पूछा डिम्पल के पास जो रिवॉल्वर थी जिससे उसने खून किया वो किसकी थी? ऑफ कोर्स शेखर भाई की थी। लेकिन शस्त्र कार्यालय तो कोई दूसरी कहानी बता रहा है। उनके अनुसार ये रिवॉल्वर आपके पूज्य पिताजी माधव वर्मा की है। बौखलाते हुए और हकलाते हुए दिनेश ने कहा जी जी जी, हो सकता है भाई ने डैडी से रिवॉल्वर ले ली हो। तो शेखर की रिवॉल्वर कहाँ है? मुझे क्या पता, ऊपर जाकर उन्हीं से ले पूछ लीजिए। रिवॉल्वर बदली आपने, छिपाई आपने, और मैं पूछने जाऊं किसी और से? वाह, यह कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर? साबित क्या करना चाहती हैं, यह साबित कर सकेंगी? बिल्कुल, बिना साक्ष्य बिना सच्चाई जाने मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती। याद करने की कोशिश कीजिए, किसी अलमारी में छुपाई थी, कहीं खोद के डाल दी थी या किसी पानी की टंकी में डाल दी थी? दिनेश के माथे पर परेशानी और पसीने की बूंद साफ दिखाई दे रही थी। दिनेश ने आशा भरी नज़रों से धीरज शाह की ओर देखा। धीरज शाह ने अदालत से कहा योर हाइनेस, यह बेकार के प्रश्न पूछकर मेरे क्लाइंट को परेशान कर रही हैं और अदालत का समय नष्ट कर रही हैं। अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि गोलियां चली हैं जिससे मेरे क्लाइंट के भाई शेखर की मौत हो गई है और खुद मेरा क्लाइंट जख्मी हो गया है। रिवॉल्वर किसी की भी थी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है योर ऑनर। डिम्पल के हाथ में जो रिवॉल्वर थी वह शेखर की थी और जो लॉक थी वो रिवॉल्वर आज भी लॉक है, जिसे बाद में दिनेश ने अपने डैडी की रिवॉल्वर से बदल दिया
क्योंकि गोलियां शेखर के डैडी की रिवॉल्वर से ही चलाई गई थी, जिससे शेखर का खून किया गया। गीतांजलि शाह ने अपने बैग से एक रिवॉल्वर निकालकर कोर्ट को दिखाई और कहा, यह है जज साहब शेखर की रिवॉल्वर, सबूत मिटाने के लिए जिसे पानी की टंकी में डाल दिया गया था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से अगर इसकी जांच करवाएंगे जज साहब, तो इस पर डिम्पल और दिनेश के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। मुकदमा देखने आए सारे दर्शक हैरान थे। दिनेश अब खड़ा हुआ कांप रहा था। जज साहब ने पूछा, तो ये रिवॉल्वर डिम्पल के हाथ में कैसे आई? आई नहीं योर ऑनर, बल्कि डिम्पल के हाथों में प्लांट की गई। ऐसा किसने किया? क्या आप कहना चाहती हैं कि कातिल कोई और है? जज साहब, इसका जवाब दिनेश से बेहतर कोई नहीं दे सकता। क्यों दिनेश जी, आप राज पर से पर्दा हटाएंगे या चंद साक्ष्य में और प्रस्तुत करूं? ठीक है, तो ये बताइए कि आपके अपने भाई से कैसे संबंध थे? बहुत ख़राब थे ना? आप उनके एमडी बन जाने से बहुत नाराज़ थे और किसी भी तरह से उनको अपने रास्ते से हटा देना चाहते थे। दिवाली की रात डिम्पल के सामने आप दोनों में काफ़ी हाथापाई हुई। शेखर ने आपको धक्का देकर अपने ऑफिस से निकाल दिया। आप गुस्से में अपने डैडी की रिवॉल्वर लेकर शेखर के ऑफिस के पास आए, लेकिन आपके लग से दृश्य बदल गया था। शेखर डिम्पल के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, दोनों में कहासुनी हो रही थी। मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आप कमरे के पीछे चले गए। जैसे ही डिम्पल ने गोली चलाने की धमकी दी, आपने खिड़की से गोली चलाकर शेखर का काम तमाम कर दिया। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आपने अपने कंधे के बहुत निकट से गोली चलाई, जो आपके कंधे को हल्का सा जख्मी करते हुए निकल गई। झूठ बोल रही हैं आप। बेकार में मुझे मेरे भाई के खून में फंसाना चाहती हैं। भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। एमडी बनने से तो मैं बहुत खुश था। दिनेश की आवाज़ में कंपन था और साफ लग रहा था कि वो बौखला कर झूठ बोल रहा है। धीरज शाह ने कहा, जज साहब, वकील साहिबा ऐसे बयान दे रही हैं जैसे ये चश्मदीद गवाह हों। क्या आप साक्ष्य से साबित कर सकती हैं कि जो आप कह रही हैं वो सच है? बिना साक्ष्य और सबूत के मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम इतने बड़े आदमी पर कैसे लगा सकती हूँ? मेरे पास साक्षी भी है और साक्ष्य भी है। एक पुराना सा मोबाइल दिखाकर गीतांजलि शाह ने कहा, जज साहब, ये है साक्ष्य और जतिन साक्षी है। इस मोबाइल में 3 वीडियो हैं, उन्हें आप अदालत की स्क्रीन पर चलाकर देख लीजिए और बाकी कहानी जतिन बयान करेगा। जतिन ने अदालत को बताया कि वो डिम्पल से एक तरफा प्यार करता था, उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था और उसी की कॉलोनी में रहता था। घरेलू परिस्थितियों के कारण वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। उसने ITI से इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया और JK इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया। मेरी डिम्पल से कभी बात नहीं हुई, बस डिम्पल मुझे अच्छी लगती थी और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। दीपावली की रात कंपनी में मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी। मैंने डिम्पल को शेखर के साथ रात के लगभग 8 बजे कंपनी में आते हुए देखा। कौतूहलवश मैं शेखर साहब के ऑफिस के आगे पीछे नज़र रखने लगा। मैंने देखा थोड़ी देर बाद दिनेश वर्मा ऑफिस में आ गए और पहले दोनों भाइयों में मुँहभाषा हुई, फिर बाद में मारपीट। डिम्पल ने कमरे से बाहर जाने का प्रयास किया तो शेखर ने उसे डांट कर बैठा दिया और दिनेश को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद दिनेश वर्मा रिवॉल्वर लेकर शेखर साहब की पीछे की खिड़की की तरफ आए। उन्हें आता देख मैं पेड़ों के पीछे छिप गया। मैं अपने मोबाइल से इस सब की छोटी छोटी वीडियो बना रहा था। मैंने देखा दिनेश ने खिड़की से शेखर पर गोली चलाई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पुलिस को डिम्पल मैम को पकड़ कर ले जाते हुए देखा। गीतांजलि के सवाल, जज साहब की डांट और जतिन के वीडियोस में स्पष्ट शेखर पर गोली चलाते हुए दिनेश को देखा गया। इसके उपरांत अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ पाकर दिनेश ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उसने अदालत को बताया कि वो अपने भाई से बहुत नफरत करता था। शेखर का MD बन जाना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। दिवाली वाली रात
सही मौका देखकर उसने अपने डैडी की रिवॉल्वर से भाई का खून कर दिया और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने कंधे पर गोली चलाई। जज साहब ने डिम्पल को निर्दोष पाकर उसे बाइज्जत बरी कर दिया और दिनेश को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सरकार बनाम डिम्पल की जीत ने गीतांजलि की प्रसिद्धि को उत्कर्ष पर पहुंचाया। फिर एक केस सरकार बनाम रजनी शर्मा की जीत ने बाजी पूरी तरह से पलट दी और गीतांजलि को रातों रात एडवोकेट नंबर 1 बना दिया। इस केस में भी गीतांजलि के सामने दीवार बनकर खड़ा था धीरज शाह, जो कोर्ट रूम के झगड़े को घर पर लाने लगा था। क्या था यह केस? सरकार बनाम रजनी शर्मा। क्या गीतांजलि व धीरज का प्यार उनकी कोर्ट रूम की तकरार के सामने टिक पाएगा? इस सब का जवाब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए ऑडियो स्टोरी एक बार फिर के दूसरे और अंतिम भाग का। और अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।